मैं ऐसा प्रयास करूंगा कि पलवल में एक आईएमटी की स्थापना की जाए, जिससे यहाँ पर औद्योगिक इकाइयाँ आएँ और बच्चों को रोजगार मिले। मेरे पिताजी पहले 5 वर्ष चौटाला साहब की जब सरकार होती थी, मंत्री बने, उन्होंने विकास के नए कीर्तिमान यहाँ पर पलवल में स्थापित किए। लेकिन जहाँ तक जिम्मेवारी की बात है, मैं तो ये कहना चाहूँगा, यहाँ हम किसी पे आरोप प्रत्यारोप ना करके जनता के लिए ये पुल का निर्माण होना बहुत ज़रूरी है, तो ये शीघ्र होना चाहिए। तो हरियाणा में एक नया कीर्तिमान यह स्थापित किया था कि सबसे ईमानदार व्यक्तित्व का कोई व्यक्ति है तो पलवल की जनता ने जो एक एमएलए चुना, वो पलवल का लाडला, पलवल का जो नुमाइंदा सुभाष कत्याल है, वो सबसे ईमानदार नेताओं की गिनती में आज भी गिना जाता है। तो मैं भी एमएलए के लिए यहाँ पर पलवल से विधायक की दौड़ तो नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर जनता ने उपयुक्त समझा तो मैं भी उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ इस भावना के साथ कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है राजनीति जनता की सेवा का एक माध्यम है। तो उन्होंने मेरे पिताजी को भी कार्य करते देखा है और मेरे को भी अगर उन्होंने मौका दिया तो पलवल की जनता अपने बेटे पर, अपने लाडले पर नाज करेगी कि उन्होंने एक उचित व्यक्ति को प्रतिनिधित्व का मौका दिया जो हमेशा उनकी सेवा में तत्पर रहता है, और इलाके के मान सम्मान को आगे बढ़ाने का काम करूंगा कि अगर मेरे को मौका मिला तो ट्रांसपेरेंसी सबसे ज़्यादा होगी। कई बार गलत लोगों को मौका मिल जाता है तो उससे जनता का जो विकास है ना, जो क्षेत्र की प्रगति होनी है, वो पिछड़ जाती है। अपने पलवल क्षेत्र के लिए ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव करें जो वाकई में ही पलवल क्षेत्र को, प्रगति को बहुत तीव्र गति से आगे लेके जा सके। जय हिंद दोस्तों, मैं रुचिका, हिंद फोकस न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं राजीव कत्याल, मुख्य समाज सेवी पलवल से, जो भाजपा जिले के उपाध्यक्ष भी हैं। तो आइए जानते हैं उनके बारे में और उनके जीवन परिचय के बारे में। नमस्कार रुचिका जी, सबसे आपका पहले हिंद फोकस न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं हिंद फोकस न्यूज़ के दर्शकों को बहुत धन्यवाद देता हूं और बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ये चैनल ऐसे ही बढ़ता रहे और सबको ऐसी न्यूज़ देखने का मौका मिले। धन्यवाद। रुचिका जी, जहाँ तक आप मेरी बैकग्राउंड के बारे में बात है, मेरी जो शिक्षा हुई शुरू में पलवल का ही मेरा जन्म है, पलवल में ही मैं पढ़ा हूँ। जब मैं छोटा था मेरे पिताजी हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री बने, तो कुछ समय के लिए मेरी स्कूली शिक्षा चंडीगढ़ भी हुई। उसके उपरांत पुणे में पलवल में आकर मैंने अपनी शिक्षा प्राप्त की 12वीं कक्षा तक। उसके बाद मैं कुछ समय के लिए फरीदाबाद से भी मैंने कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की और उसके उपरांत मैंने एलएलबी किया है। मैं पेशे से एडवोकेट भी हूँ और जो मैंने एडवोकेट के लिए जो लॉ जो करी वो एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक से करी है। उसके उपरांत मैंने मैनेजमेंट भी कोर्स किया है, एमबीए किया है मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। तो ये मेरी शिक्षा के बारे में है। और जहाँ तक फ़िलहाल मेरा अगर आप देखें तो मैं एक कानूनी एक सलाहकार भी हूँ, जिसको एडवोकेट भी कहते हैं, लॉयर भी हूँ। मैंने चंडीगढ़ में हाई कोर्ट में भी वकालत की है। मैं कई सरकारी डिपार्टमेंट्स के पैनल पर भी मैंने सरकार को रिप्रेजेंट किया है हाई कोर्ट में। और फ़िलहाल मैं सेशन कोर्ट फरीदाबाद में प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक बात है, ये मेरी रोजी रोटी के लिए मैं पेशे से वकील हूँ, लेकिन शुरू से ही शुरुआती तौर से अगर देखें तो मैंने अपने घर में अपने पिताजी को राजनीति में और समाज सेवा में कार्य करते हुए, जनता की सेवा करते हुए देखा है। तो मैंने भी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही माहौल मैंने देखा, ऐसे परिवेश में मैं बड़ा हुआ। तो इसलिए मेरा भी मन शुरू से ही जनता की सेवा का है, इसीलिए मैंने राजनीति में भी हूँ। और समाज सेवा बोलिए, राजनीति और समाज सेवा मेरे हिसाब से दोनों पर्यायवाची हैं। आज कुछ लोगों ने राजनीति को पेशा भी बना लिया है, लेकिन मेरे हिसाब से इसको समाज सेवा कहें तो ज़्यादा उचित कहा जाएगा। और मैं पिछले 3 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी का जिले का पलवल का उपाध्यक्ष भी हूँ और इस नाते संगठन का दायित्व जो मुझे मिला हो मैं वो भी निभा रहा हूँ। क्वेश्चन मेरा और है आपसे, ये जो रसूखपुर का रोड पे रेलवे जो फ्लाईओवर बन रहा है, 5 साल हो गए शायद लगभग इस फ्लाईओवर को बनते बनते, तो अभी तक भी उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसका जिम्मेवार आप किसको ठहराते हैं? देखिए, आपने बिल्कुल जो त्वरित मुद्दा है उसके बारे में बात की, मैं बधाई भी देता हूं आपको। ऐसे मुद्दे, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आपको जरूर जनता की जो दिक्कतें होती हैं वो उठानी चाहिए। बिल्कुल। और मैं तो 5 सालों से लोग परेशान हो रहे हैं इसके लिए, तो जी मैं आपके हिसाब से कौन जिम्मेवार है इसका? देखिए, बात जिम्मेवारी की, हम किसी को दोषी या किसी को निर्दोष क्लीन चिट देने का हमारा काम नहीं है। कमी कहें या ये जो लटक रहा है काम इतना ज़्यादा, इतना टाइम हो गया है, तो उसके बारे में। जी, मैं उसी बारे में आपको बताता हूँ। ये जो रसूलपुर रेलवे ओवरब्रिज की बात आप कर रहे हैं जी, ये जो मैं फ़िलहाल अभी भारतीय जनता पार्टी में संगठन का कार्य कर रहा हूँ,
मेरा कार्यक्षेत्र संगठन में ये देखना कि पार्टी की नीतियाँ जन जन तक पहुँचें, पार्टी में जो अधिकारी या जो कार्यकर्ता हैं मंडल लेवल तक, बूथ लेवल तक, ये सब अपना कार्य करें सुचारू रूप से और जो पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाएँ। लेकिन आप ये जो बात कर रहे हैं सरकार से रिलेटेड कार्य है, हाँ मैं भी इससे पल्ला नहीं झाड़ सकता, क्योंकि मैं भी भारतीय जनता पार्टी की आज हरियाणा में सरकार है, पूरे देश में भी सरकार है, और मैं भी उसका एक कार्यकर्ता होने के नाते हमारी भी जिम्मेवारी बनती है। तो इसलिए मैंने इसके बारे में जो रेलवे ओवरब्रिज का जो काम काफ़ी समय से लटक रहा है और लोग परेशान भी बहुत हैं। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा तो मुझे लगता है बैसलात की जो जनता है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है। खाली बैसलात ही नहीं, बैसलात के साथ और भी जो एरिया साथ में लगता है, अगर आप देखें तो हम सबको भी अगर लोगों की गमी खुशी में जाना पड़ता है तो बहुत घूम के जाना पड़ता है। मैंने इसके लिए अपने केंद्रीय मंत्री जो हमारे श्री कृष्णपाल गुर्जर जी हैं, मैंने अभी पिछले दिनों उनसे दोबारा इस विषय में भी बात की, तो उन्होंने मेरे सामने अधिकारियों को फ़ोन कर कर काफ़ी झाड़ भी पिलाई। उन्होंने अधिकारियों को मेरे सामने बोला कि ये जो कार्य है काफ़ी समय से लटक रहा है, इसको तुरंत पूरा करिए। और मैं इसलिए उनकी पीठ पीछे उनकी तारीफ भी करना चाहूँगा कि उन्होंने अधिकारियों को ये भी कहा कि मुझे इसकी डे टू डे इसकी सारी रिपोर्टिंग भी करिए कि इसमें डिले क्यों हो रहा है। और एक और दिन डीसी महोदय भी साथ बैठी थी उनकी, हमारी नेहा सिंह जी जो हैं काफ़ी कार्यकुशल हमारी डीसी हैं, उनको भी उन्होंने मेरे सामने कहा कि इसको पूरा करवाने के लिए जो भी ठेकेदार हैं जिसकी ड्यूटी इसको बनती है और जो एक्सीएन इसमें इन्वॉल्व हैं, तो उनके एनएचआई के जो अधिकारी हैं उनको भी इसमें बोला, एनएचआई के नहीं, इसमें तो दूसरे अधिकारी इन्वॉल्व हैं, तो सब अधिकारियों को इस बारे में उन्होंने बोला भी और उन्होंने उनको दिशा निर्देश भी दिए इसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। लेकिन जहाँ तक जिम्मेवारी की बात है, मैं तो ये कहना चाहूँगा यहाँ हम किसी पे आरोप प्रत्यारोप ना करके जनता के लिए ये पुल का निर्माण होना बहुत ज़रूरी है, तो ये शीघ्र होना चाहिए। इसीलिए मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि जो अधिकारी जिनकी वजह से इसमें देरी हो रही है और जो जनता को इसमें कष्ट सहना पड़ रहा है, मैं तो अपने प्रशासन से और अपने नेताओं से और प्रतिनिधि से, हमारे एमएलए साहब से और अपने केंद्रीय मंत्री जी से ये जरूर कहना चाहूँगा कि जिन अधिकारियों की वजह से इसमें देरी हो रही है और जो ठेकेदार जिसको डिले कर रहा है, तो उनके ऊपर तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और इस पुल को जल्दी से जल्दी बनाकर जनता को सौंपना चाहिए। एक जो रेलवे का पुल है उसके लिए अब एक जो पलवल का ये जो फ्लाईओवर बना है अभी, जिसके पहले बहुत जनता बहुत जूझती थी इस प्रॉब्लम से कि नीचे ट्रैफिक जैम हो जाता था काफ़ी घंटों तक, तो ये अब तो उसका सॉल्यूशन हो गया है। बट आपको क्या लगता है ये जो फ्लाईओवर इतना लंबा बना है तो ये 4 लेन का बना है, क्या इसको 6 लेन का नहीं होना चाहिए? अगर पहले ही ट्रैफिक देखा जाए कि इतना ट्रैफिक होता है तो वो 4 लेन में क्या इनफ था? देखिए बेसिकली जो ये फ्लाईओवर मैंने मान है। लिया, देखिए जो फ्लाईओवर यहाँ जो बना है ये बहुत स्वागत योग्य कार्य है जो सरकार का और हमारे प्रतिनिधि जो केंद्रीय मंत्री जी के प्रयासों से ये जो फ्लाईओवर यहाँ पर बना, मैं तो उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि यहाँ पे 4 लेन का भी बनाने का प्रोविज़न पहले नहीं था। ये तो उनके प्रयासों की बदौलत ही यहाँ पर ये जो फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है, क्योंकि उन्होंने जन भावनाओं को देखते हुए कि जनता को जाम से निजात दिलाने के लिए इस फ्लाईओवर को होना ज़रूरी है, इसीलिए इस फ्लाईओवर का प्रोविज़न कहीं और के लिए था। हालांकि जनता की कष्ट को दूर करने के लिए फ्लाईओवर यहाँ बनता, लेकिन उन्होंने पहले ही कहीं और का फ्लाईओवर को पहले यहाँ अपनी तरफ लाकर ये तो इस कष्ट को पहले निवारण करने का काम किया। आप जहाँ तक बोल रहे हैं 4 लेन का बनाया, मैं तो ये विपक्ष के द्वारा चलाई गई मनगढ़ंत बातें हैं कि 4 लेन का, लेकिन आप अगर जाके वहाँ देखेंगे तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आज पलवल में जाम की कोई समस्या नहीं है। जाम नहीं है, बट वो बहुत नैरो है, तो शायद थोड़ा ब्रॉड होता, 6 लेन का होता तो देखिए जितना सरकार इसके लिए अपना पूरा वर्क पहले इसके लिए सारा सर्वे करती है, सब कुछ देखा जाता है कि कितना यहाँ से ट्रैफिक जाएगा। आप आज देखिए सिर्फ वो जो फ्लाईओवर है वो यहाँ से जो पलवल से लोगों ने जो क्रॉस करना है वो सिर्फ वहाँ से और उतना फ्लाईओवर है कि पलवल को लोग आराम से, जिन्होंने पलवल में रुकना नहीं है, क्रॉस करके चले जाएं। नीचे के लिए भी अगर आप देखेंगे पलवल के लोगों के लिए, पलवल के वासियों के लिए भी नीचे जो सड़क है वहाँ पर वो भी काफ़ी खुली कर दी गई है, जिससे कि वहाँ पर भी आराम से यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इसमें कोई कमी वाली ऐसी बात है कि जिसके लिए कोई मुद्दा बनाया जाए। आप संगठन के व्यक्ति हैं और जो अभी पलवल से एमएलए हैं, तो आप और आपकी पार्टी क्या उनके काम से अभी संतुष्ट हैं? देखिए रुचिका जी, जनता ने हमारे जो पलवल के प्रतिनिधि हैं उनको 28,000 से ज़्यादा मतों से वोट देकर जिताया है। तो मैं कहना चाहूँगा वो जनता के लाडले हैं, और पहले जो कभी प्रतिनिधि यहाँ पर पलवल में हुआ करते थे, मेरे पिताजी पहले 5 वर्ष चौटाला साहब की जब सरकार होती थी मंत्री बने, उन्होंने विकास के नए कीर्तिमान यहाँ पर पलवल में स्थापित किए।
मैं आपको बताना चाहूँगा, उस समय नगर परिषद नई नई बनी थी, तो यहाँ पर सड़कों का जाल भी पूरा नहीं बिछा हुआ था, सीवरेज की व्यवस्था भी अच्छे से नहीं थी, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी नहीं थी, पलवल शहर काफ़ी सुकड़ा था, छोटा था। तो मेरे पिताजी ने अपने टाइम में उन सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए नई सड़कों का जाल बिछाया पलवल में, सारे पलवल क्षेत्र में, गाँवों में भी, और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का निर्माण किया। उसके उपरांत सीवरेज की जो व्यवस्था थी, उस समय नई सीवरेज के लिए यहाँ पर पलवल में सारे प्रावधान किए। उस समय रोजगार दिलाने में भी, जो हमारे क्षेत्र में काफ़ी बेरोजगारी होती थी बच्चों को, तो उन्होंने वो भी पूरे प्रयास किए जिससे कि उन्होंने बच्चों को रोजगार मिल सके, और बड़ी ईमानदारी से उन्होंने कार्य किया। तो मैं बड़े गर्व से कहना चाहता हूँ, मेरे पिताजी ने जब उनको जनता ने मौका दिया तो हरियाणा में एक नया कीर्तिमान यह स्थापित किया था कि सबसे ईमानदार व्यक्तित्व का कोई व्यक्ति है तो पलवल की जनता ने जो एक एमएलए चुना, वो पलवल का लाडला, पलवल का जो नुमाइंदा सुभाष कत्याल है, वो सबसे ईमानदार नेताओं की गिनती में आज भी गिना जाता है। कुछ ऐसे परिस्थितियां रही कि मेरे पिताजी को जब एंटी इनकम्बेंसी होती थी सरकार की, तो उस वजह से कोई इलेक्शन हार भी गए वो, और जब सरकार की कभी लहर होती थी हमारी पार्टी की, उस समय उनको टिकटें नहीं मिल पाई, टिकट नहीं मिल पाई तो वो चुनाव नहीं लड़ पाए, या चुनाव लड़े तो किसी और पार्टी से हार भी गए एक आध बार। तो उनको कभी दोबारा जो उन्होंने एक विकास का जो एक नया पौधा जो नींव रखी थी, जो उम्मीद की जाती थी पलवल की जनता को के द्वारा कि हमारे जो और स्थानीय नेता यहाँ पर 5 बार जो एमएलए बने, उनसे बहुत उम्मीद थी कि वो जनता ने उनको इतना प्यार दिया कि पलवल में विकास की नई गाथा लिखेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने 5 बार एमएलए बनने के बाद मंत्री भी रहे, 25 साल उनको यहाँ शासन का मौका मिला, लेकिन उन्होंने जो मेरे पिताजी द्वारा जो कार्य करने के लिए जो नींव एक तैयार की गई थी विकास के कार्यों की, उन्होंने जनता के साथ बहुत धोखा किया, बहुत छल किया। उन्होंने तरह तरह के झूठे लोगों को आश्वासन देकर, बच्चों को नए आश्वासन, सपने दिखाकर, किसी को कभी यह कहकर कि यहाँ पर मैं गंगा का पानी लाऊंगा, कभी किसी बच्चे को जो थोड़ा सा पढ़ जाता था बीए, उसको कहते थे सब इंस्पेक्टर बना दूंगा, कोई थोड़ा और एमए पढ़ जाता था उसको डीएसपी बनाने के सपने दे देते थे। तो उन्होंने धरातल पर कभी कार्य नहीं करके दिखाया। इस वजह से हमारा पलवल काफ़ी पिछड़ा हो गया विकास के मामले में। आप देखेंगे हमारे पलवल की एक डिमांड होती थी कि बच्चों के रोजगार के लिए यहाँ पर विश्वविद्यालय होने चाहिए थे, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हमारे यहाँ पर कोई मेडिकल कॉलेज होने चाहिए थे, लेकिन कभी भी सैनिटेशन की जो आज व्यवस्था है, क्योंकि पलवल काफ़ी बढ़ गया है, पलवल की आबादी भी बहुत बढ़ गई है, यहाँ पर जो सीवरेज की व्यवस्था जो बढ़ने के साथ उसको और बढ़ाना चाहिए था, पलवल की सफाई व्यवस्था की जो योजनाएं होनी चाहिए थी, तो कभी भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब भी वो एमएलए हमारे स्थानीय नेता जो पुराने थे वही यहाँ पर थे। तो 2019 में हमारे मंगला जी, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, जब वो बने तो उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार जो पिछले इतने पेंडिंग कार्य पड़े हुए थे उनको सही करने की तरफ, पटरी पे लाने की शुरुआत करी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति की क्षमता होती है कार्य करने की, हर व्यक्ति की अपनी स्पीड होती है। तो इस बारे में मेरा कहना कुछ उचित नहीं होगा कि क्या वो कसौटी पर खरे उतरे कि नहीं उतरे। मेरे हिसाब से उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार अच्छा कार्य किया, लेकिन बाकी तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इसके मामले में तो जनता ही ज़्यादा अच्छे से बता सकती है कि क्या उनकी कार्यशैली कैसी है, कैसी नहीं है। तो ये सवाल तो मैं जनता के बीच के लिए छोड़ देता हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरे से अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं ये कहता हूँ कि अपनी क्षमता के अनुसार हमारे मंगला जी ने अच्छा कार्य किया। देश में, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज जो एक नया इतिहास लिखा जा रहा है, आज खाली हमारे देश नहीं, पूरे विदेश में और पूरे, मैं बोलना चाहूँगा जो विश्व समुदाय है, आज उसमें भारत का जो सम्मान है बहुत बड़ा है। आज हम भारतीयों को, पूरा जो विश्व के जो लोग हैं, आज बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो ये मोदी जी के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं ना, जिससे हमारा देश आज विकसित हो रहा है, हमारा देश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। किसी भी बंदे को, अगर किसी भी आदमी को अगर, या राष्ट्र को अगर सम्मान चाहिए तो उसको दिखाना पड़ता है विश्व समुदाय के सामने कि हम उनके बराबर विकास में आगे खड़े हैं। हमारा जो मेंटल लेवल है आज सबसे आगे है। आज चंद्रयान 3 अगर आपने देखा, मैं ये नहीं कहता चंद्रयान 3 में कुछ राजनेताओं की, कुछ उन्होंने जाकर वहाँ पे कोई उसकी रॉकेट की लैंडिंग कराई, लेकिन जो समर्थन चाहिए होता है, जो उसके लिए प्रोत्साहन चाहिए होता है, तो हमारी सरकार ने हमेशा अपने वैज्ञानिकों को भी प्रोत्साहन दिया। उसके अलावा G20 का देखिए, ये मोदी जी के ही नेतृत्व, कुशल नेतृत्व का परिणाम है। आज भारत जो G20, भारत जो विश्व के सबसे ऐसे देश हैं जो कि अग्रणी देशों की गिनती में आते हैं, भारत आज उनकी अध्यक्षता कर रहा है। और अभी हाल ही में आप देखिए, अभी कुछ दिन में यहाँ पर प्रोग्राम भी उसका शुरू होने वाला है। तो मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं
और वहीं प्रदेश की सरकार देखें तो हमारे माननीय मनोहर लाल जी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो ऐसा एक बीड़ा उठा रखा है, वो एक लंबी लकीर खींचना चाहते हैं कि आप देखें वो हर चीज़ आज पोर्टल, नए नए पोर्टल के माध्यम से हर चीज़ को कंप्यूटराइज करते जा रहे हैं। उनकी एक सोच है, उनकी सोच यह है कि बीच में बिचौलियों को ख़त्म कर दिया जाए। अगर पोर्टल से सब योजनाओं का लाभ जनता तक सीधा पहुंचने लग जाएगा तो जो बिचौली हैं उनके पास करने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा, वो जनता को ठग भी नहीं पाएगा कोई। तो उसके अलावा भी अगर आज देखिए मनोहर लाल जी ने अभी परसों जो हमारा विधानसभा का सत्र था उसमें SC A और SC B कैटेगरी के लोगों को भी सम्मान देते हुए, जो उनकी बहुत लंबे समय से मांग चलती आ रही थी कि उनको भी पदोन्नति में अवसर मिलने चाहिए, वो भी मांग मानी। तो मेरा कहने का अभिप्राय है मनोहर जी हमारे प्रदेश के हर वर्ग के लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं, महिलाओं के लिए भी, युवाओं के लिए भी, जो मैं कहना चाहूँगा जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए भी, हर तरीके से। अब देखिए अब वो साइक्लोत्सव जो चल रहा है साइक्लोथॉन के नाम से अभी मनोहर जी ने शुरू किया है। वो चाहते हैं कि बच्चे साइकिल के माध्यम से पर्यावरण में प्रदूषण भी दूर हो और साथ में स्वस्थ भी रहें। उसके लिए नई नई मुहिम चला रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश और प्रदेश की सरकार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है, तो जनता है उनको भी साथ में जुड़कर अपने लोगों को, अपने नेताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर उनसे कोई कमी है तो उन्हें बताना चाहिए। अगर ये जो नई नई योजनाएं बन रही हैं, अगर इनमें कहीं इनके क्रियान्वयन में कहीं कोई कमी आ रही है तो उनको अपने नेताओं को बताना चाहिए, जिससे कि उसका समुचित रूप से और सुचारू रूप से उसका क्रियान्वयन हो सके और जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके। और एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा आपसे कि बीजेपी आपको टिकट देती है और आप MLA की कुर्सी पे बैठते हैं, तो आपकी क्या क्या प्राथमिकताएं होंगी पलवल के लिए? क्या क्या करना चाहेंगे उनके लिए? क्या क्या आपकी प्रायोरिटीज़ रहेंगी? देखिए ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है, ये निर्णय पार्टी को लेना है जी। लेकिन हाँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ सबसे, जनता आपके चैनल के माध्यम से जो मुझे देख रही है जी। मैं बचपन से ही अपने पिताजी को कार्य करते हुए मैंने देखा, और मेरा जो मैं जब यंग अवस्था से, युवा अवस्था से जो बड़ा हुआ तो मैं जनता के बीच रहा, और मुझे पता है जनता को कितनी परेशानियां रहती हैं और नेताओं से कितनी अपेक्षाएं रहती हैं अपने काम के लिए। हमारा पलवल क्षेत्र जो आज हमारा बॉर्डर के नज़दीक भी, यूपी बॉर्डर के नज़दीक हमारा ज़िला गिना जाता है और है भी, तो यहाँ पर तो वैसे जो विकास की जो अपेक्षाएं हैं जनता की वो और ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ मूलभूत सुविधाएं, एमिनिटीज़ और ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस सब को देखकर मैंने भी पिछले कुछ वर्षों से यह सोचा कि मुझे भी राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए, और इसके लिए मैं सक्रिय रूप से अब राजनीति में भाग भी ले रहा हूँ, जनता से मिल रहा हूँ, जनता के सुख दुख जान रहा हूँ। जितना मेरे लेवल पर जो मेरे पास ताकत है, जितनी मैं जनता की मदद कर सकता हूँ उतनी मदद करने की भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। और हाँ, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें लोकतंत्र है। यहाँ पर कभी भी कुर्सी आखिरी पंक्ति में बैठने वाला व्यक्ति भी MLA की कुर्सी पर बैठ सकता है, और MLA की कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति भी संगठन की उसको जिम्मेवारी देकर उसको संगठन के कार्यों के लिए भेजा जा सकता है। तो मैं भी MLA के लिए यहाँ पर पलवल से विधायक की दौड़ तो नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर जनता ने उपयुक्त समझा तो मैं भी उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ इस भावना के साथ कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है राजनीति जनता की सेवा का एक माध्यम है। जो जनता की सेवा करता है उसको ही राजनीति में आना चाहिए, इसको पेशा नहीं बनाना चाहिए। आजकल कुछ राजनीतिज्ञों ने राजनीति को एक पेशा बना लिया है। तो मैं कहता हूं कि पेट भरने के और अपनी और कार्य करने के लिए तो बहुत सारे और माध्यम हैं। तो उन लोगों को मैं एक नसीहत भी देना चाहता हूं कि उनको तो राजनीति में आना नहीं चाहिए, जनता के हितों का ध्यान रखना चाहिए। और अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से और कहना चाहता हूँ कि कहने को हर नेता कुछ ना कुछ बोलता है, लेकिन करने की जब बात आती है, बड़े बड़े जब वादे भी करते हैं और कहते हैं गरीबों का उत्थान करेंगे, लेकिन गरीबों को अपनी सफलता की सीढ़ी मात्र समझते हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर अपने पलवल क्षेत्र की जनता को कहना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने कभी मुझे मौका दिया तो उन्होंने मेरे पिताजी को भी कार्य करते देखा है, और मेरे को भी अगर उन्होंने मौका दिया तो पलवल की जनता अपने बेटे पर, अपने लाडले पर नाज करेगी कि उन्होंने एक उचित व्यक्ति को प्रतिनिधित्व का मौका दिया जो हमेशा उनकी सेवा में तत्पर रहता है, और इलाके के मान सम्मान को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। जहाँ तक अगर आप मेरे से विजन की बात, जैसे आपने पूछा कि आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, तो उसके बारे में मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ। आज भारत देश युवाओं का देश है जी। हमें युवाओं की जो अपेक्षाएं हैं उनको सबसे पहले समझना होगा कि एक युवा क्या चाहता है।
एक व्यक्ति जब शिक्षा ग्रहण करता है तो उसको शिक्षा ग्रहण करने के बाद ये होता है कि हमें रोजगार हमारे क्षेत्र के आसपास ही मिले। अगर आदमी को नौकरी के लिए अगर बड़े शहरों में या बड़ी डिस्ट्रिक्टों में या कहीं एनसीआर में, दिल्ली, गुड़गांव, हैदराबाद अगर कहीं दूर जाना पड़ता है तो उसको अपने परिवार से अलग रहना पड़ता है और ये पीड़ा पूरे परिवार के बीच में रहती है। तो मेरी ये प्राथमिकताएं रहेंगी। सबसे पहले तो शिक्षा की जहाँ तक बात आई, शिक्षा के लिए हमारे पलवल क्षेत्र में ही और ज़्यादा थोड़ा सा प्रयास करने की ज़रूरत है। हमारी एमडी यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी काफ़ी दूर पड़ती है हमारे यहाँ से, तो हमारे पलवल में एमडी यूनिवर्सिटी के एक रीजनल सेंटर यहाँ पर भी होना चाहिए जहाँ पर बच्चों को सारी अच्छी शिक्षा की जो व्यवस्था है उपलब्ध कराई जा सके। हालांकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही यहाँ पर एक कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना पृथला में, यहाँ पर दुधौला में की भी गई है, लेकिन उसके अलावा भी मैं चाहता हूँ कि मैं अगर यहाँ पर रहा, मेरे को मौका मिला जनता के आशीर्वाद से, तो मैं ऐसा पूरा प्रयास करूँगा कि यहाँ पर एक रीजनल सेंटर एमडी यूनिवर्सिटी का लाया जाए जिससे कि बच्चों को शिक्षा के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध हों। दूसरा, जब बच्चा शिक्षित हो जाता है, शिक्षित होने के बाद उसको रोजगार की आवश्यकता होती है। रोजगार के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा केजीपी और केएमपी, आज पलवल हमारा पूरे देश में, पूरे प्रदेश में इस बात से जाना जाता है कि रोड से कनेक्टिविटी हमारे पलवल की सबसे अच्छी है। कुंडली मानेसर पलवल, कुंडली गाजियाबाद पलवल, तो पलवल एक ऐसा एरिया है कि किसी भी उद्योग के बढ़ावे के लिए, उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए सड़क की कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर जो हमारा रोजगार की बड़ी यहाँ पर अवसर उपलब्ध हैं, तो मैं ऐसा प्रयास करूँगा कि पलवल में एक आईएमटी की स्थापना की जाए जिससे यहाँ पर औद्योगिक इकाइयाँ आएँ और बच्चों को रोजगार मिले। तीसरा, यहाँ पर बच्चों के लिए, युवाओं के लिए लाइब्रेरीज़ की व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार की तरफ से डिजिटल लाइब्रेरीज़ होनी चाहिए जिसमें सारी तकनीकी बच्चों को सहायता मिले, जिससे बच्चे सारा ज्ञान अर्जित कर सकें और बच्चे दक्ष हों, कौशल हों बच्चे। उसके अलावा जहाँ तक पलवल में आप देख रहे हैं, पलवल सफाई व्यवस्था की जहाँ तक बात है, थोड़ी सी सैनिटेशन की बात है, थोड़ा सीवरेज की बात है, मैं चाहूँगा मेरा पलवल ग्रीन पलवल हो, मेरा पलवल हरा भरा पलवल हो और क्लीन पलवल हो। तो ग्रीन एंड क्लीन पलवल की मैं अपने दिमाग में एक सपना समझौता हूँ। और मैं साथ में ये बात और जनता को बोलना चाहूँगा कि अगर मेरे को मौका मिला तो ट्रांसपेरेंसी सबसे ज़्यादा होगी। अधिकारी और जनता और उनका नुमाइंदा साथ बैठकर, हर हफ्ते नहीं तो कम से कम 15 दिन में एक बार साथ बैठकर, जैसे मुख्यमंत्री आते हैं, कभी मंत्री आते हैं, जनता दरबार लगता है, ग्रीवेंस की वो लगती है, एक महीने में लगता है, लेकिन प्रतिनिधि के लेवल पर भी यह काम निरंतर रूप से होना चाहिए कि जिससे ये हर किसी अधिकारी को ये पता रहे कि जनता की अपेक्षाएं हैं, जनता के लोग साथ बैठें, ना खाली वो अपनी दुख दुविधाएं बताएं, वो साथ में सुझाव भी दें कि इसको कैसे ठीक करना है। तो मैं कहना चाहता हूं कि पलवल के विकास के लिए मैं जनता को साथ में उसमें सम्मिलित करूंगा और जिससे कि हम सब मिलकर पलवल को एक बहुत आगे उन्नत अपना एक जिला बना सकें और लोगों को जो उनकी अपेक्षाएं उनके प्रतिनिधि से पूरी हो सकें। ये सब मेरी प्राथमिकताओं में मुख्य रूप से रहेगा। जी, कितनी अच्छी सोच है और कितना अच्छा काम करना चाहते हैं ये आप भी देख सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े वादे करना तो बहुत आसान है लेकिन प्रैक्टिकली उसको करना उतना ही मुश्किल है, जो कि बहुत कम लोग करते हैं। जो किया भी होगा आपके सामने है। तो हमारे हिंद फोकस न्यूज़ के माध्यम से आप कुछ पलवल की जनता को कुछ कहना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं, मेरी पूजनीय जनता जो मेरे पलवल क्षेत्र की है और जो भी आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शक देख रहे हैं मुझे, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जनता सबको जानती है, जनता सबको मौका भी देती है, लेकिन कई बार गलत लोगों को मौका मिल जाता है तो उससे जनता का जो विकास है ना, जो क्षेत्र की प्रगति होनी है, वो पिछड़ जाती है। तो मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, जनता जिसको मौका दे बड़ा सोच समझ कर मौका दे। कई बार क्या होता है, आपने भी देखा होगा, कई लोग इस बात पे वोट दे देते हैं कि फलाने ने उसको डांट दिया, उस अधिकारी को उसकी अकड़ निकाल दी, उससे कुछ अभद्र बोल दिया तो बड़ा वो हौसले वाला है। मैं कहना चाहूँगा आज ज़माना बदल चुका है। मुझे मेरे युवा साथी भी देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, तो युवा जो आज चाहते हैं वो ये चाहते हैं उनको सुविधाएं मिलें। तो ऐसे प्रतिनिधि को चुने, मैं नहीं कहता वो मेरे को चुने, मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी को भी चुने, कम से कम पहले उसका ये देखें कि उसके विचार कैसे हैं और वो अपने क्षेत्र के लिए उसकी क्या प्राथमिकताएं हैं और क्या वाकई में वो करने के लिए, उसको करने के लिए कैपेबल भी है। एक तरफ नहीं, एक किसी भी प्रतिनिधि का एक पहलू ना देखें। सिर्फ मैं कहता हूँ गुंडागर्दी राजनीति, जो राजनेता है वो गुंडागर्दी करने के लिए नहीं है, वो सिर्फ किसी को गलत बोलकर किसी का पक्ष लेकर वो करने के लिए नहीं है।
राजनेता जो हों वो हर तरीके से समग्र रूप से वो इतना उनका माइंड का विकसित, उनका एक्सपोजर, उनका विजन इतना होना चाहिए कि जनता उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले और अपने क्षेत्र की जनता को आगे लेकर जाएं। तो मैं यही कहना चाहता हूं, क्षेत्र के विकास के लिए मैं तो एक बात जनता से हाथ जोड़कर अपील करता हूं, क्योंकि मैं भी आपके बीच में हूं, आपका बच्चा हूं। अपने पलवल क्षेत्र के लिए ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव करें जो वाकई में ही पलवल क्षेत्र को, प्रगति को बहुत तीव्र गति से आगे लेके जा सके और हमारा पलवल क्षेत्र कंधे से कंधा मिलाकर पूरे प्रदेश में सबसे आगे रहे और देश में भी अपना नाम रोशन करे कि पलवल क्षेत्र सबसे आगे विकास की दौड़ में। जी, क्या ये संदेश बात मैं है। देना चाहता हूँ। और मैं भी जनता से ये बोलना चाहूँगी, आप पहले इनको देखें और इनके फादर के भी आपको पता है कि वो कितने बड़े समाज सेवक थे और ये भी उन्हीं को देख के इनको प्रेरणा मिली है जो ये इस लाइन में आज आए हैं। तो आप भी इनको सपोर्ट करें, हम तो यही चाहेंगे। और आपका हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाना आपका मैसेज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी हिंद फोकस की न्यूज़ की टीम की तरफ से। और ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहें और इनके लिए हमें कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा और हमसे कनेक्ट रहें, शेयर करें, लाइक करें हमारी हर एक वीडियो। जय हिंद।